फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट। देखो बेटा, पहली क्लास में तो मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, सो दैट तुम एक बार साइंस से इंट्रोड्यूस हो जाओ। जब तुम क्लास 11th में आते हो तो यूजुअली क्या होता है कि आई डोंट नो एन नंबर ऑफ प्लेसेस हाई फाई बातों से चालू होता है, कुछ बात समझ में नहीं आती, शुरू में क्या है पकड़ने की कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि तुम सब्जेक्ट को एक बार फील करो। हमें भी हमारे टीचर बोलते थे कि फील करो, तुम समझ नहीं पाते थे। मेरी कोशिश ये है कि जो हमें हमारे टीचर्स ने सिखाया है वो तुम्हें ट्रांसफर कर सको। फीलिंग एग्जैक्टली किस तरह से आती है। मैंने तुम्हें पहले चैप्टर में, पहली क्लास में साइंस टेक्नोलॉजी की बात समझी। अब मैं थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज चीजों को डिस्कस करता हूँ। तो पहले साइंस की बात करते हैं। साइंस की एक बेसिक डेफिनेशन तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी साइंस कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो हम साइंस पढ़ रहे हैं, ऐसा तो पॉलिटिकल साइंस भी होती है जिसमें पॉलिटिक्स के कुछ बातों को सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट जो हमारी साइंस कंप्लीट डेफिनेशन हमारी साइंस की तब होगी जब इसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ द लॉज ऑफ नेचर। हमारी जो भी साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल, जो भी डिटेल्ड साइंस है, वो सारी साइंस नेचर के फंडामेंटल लॉज को रिवील करती है, उनके बारे में बातचीत करती है। तो बेसिक बात बिल्कुल सिंपल तरीके से कि इसके बाद हम सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर विद, यहां पर हम ऐड करते हैं एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स। देखो बेटा, अगर तुम एक साथ ये डेफिनेशन पढ़ोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब इसको पार्ट्स में डिवाइड करो। सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी, क्लियर, स्टडी सिस्टमैटिक चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड चाहिए। किसकी? लॉज ऑफ नेचर की। अच्छा, वो स्टडी कैसे होगी? एक्सपेरिमेंट से। और एक्सपेरिमेंट्स जो भी करेंगे उसमें मेजरमेंट चाहिए और मेजरमेंट एक्यूरेट चाहिए। ये हमारी साइंस, ये पॉलिटिकल साइंस, एथिकल साइंस और जितने भी तरह की साइंस है उससे परे हो गई। वहां पर एक्सपेरिमेंट नहीं होते, कोई प्रिसाइज या एक्यूरेट मेजरमेंट्स की कोई गारंटी नहीं। लेकिन हम जिस साइंस के वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं वहां ये बात बहुत सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन, क्लियर? मतलब सिंपल सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर विद एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्यूरेट मेजरमेंट। अब एक दूसरी बात करता हूं मैं, साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है। साइंटिफिक अप्रोच में सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, यूजुअली एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को कि रिजिड फिक्स नहीं, थोड़ा सा समझो। साइंटिफिक अप्रोच जो होती है वो सबसे पहली चीज चाहिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी। मैं एक एग्जांपल से लेके चलता हूं। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर तुमने 9th क्लास में पढ़ा, ठीक है? सबसे पहले किसी ने एक आइडिया दिया, प्लम पुडिंग मॉडल दिया, फिर रदरफोर्ड, फिर थॉमसन, फिर बोर, फिर हाइजेनबर्ग, ऐसे बहुत सारे लोगों ने आगे डेवलप करते चले। किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं रिजिडली यही हो। फ्लेक्सिबिलिटी यानी उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में दूसरी बात कर लूं तो ओपन माइंडेडनेस। ये दूसरी बात इंपॉर्टेंट हो गई। फ्लेक्सिबल है, ओपन माइंडेड है, ऑलमोस्ट एक ही बात है कि ओपन माइंडेडली उन्होंने बोला कि ऐसा भी हो सकता है,
ये मेरा सजेशन, बाकी सब लोग इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए। फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, ओपन माइंडेडनेस हो गई, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक्सेप्टेंस, और चौथी बात ऑलमोस्ट सिमिलर, ये दोनों सिमिलर बातें, ये दोनों भी सिमिलर बात है, नो रिजेक्शन विदाउट एनी सॉलिड रीजन। ये बातें साइंस को डेवलप करती है। ये बात तो ये क्लियर करती है कि जो आदमी जो बात कह रहा है, जो भी साइंटिस्ट कह रहा है, वो अपने एक्सपेरिमेंट को ऐसा नहीं कि उसको थंब रूल बोल रहा है, बोल रहा है कि मैंने ऐसा किया। तो आगे आप देखें, किसी और ने आगे देखना हो तो आगे टेस्ट करें। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का दिमाग में रखो तो बात अच्छे से समझ आएगी। थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने फिर आगे वर्क किया, फिर बोर ने कुछ बोला, फिर मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस बताई, फिर हाइजेनबर्ग, और कई लोगों के वर्क है जो कि और अभी भी अंडर स्टडी है सब कुछ। तो फ्लेक्सिबिलिटी, ओपन माइंडेड बराबर चल रहे हैं। एक्सेप्टेंस, फर्दर जो भी पिछला साइंटिस्ट था उसने या फर्दर साइंटिस्ट दोनों में एक्सेप्टेबिलिटी थी कि हाँ ये बात हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और रिजेक्ट हम बिना किसी सॉलिड रीजन के नहीं करेंगे। ये साइंस की खास बात है। मैं क्यों बता रहा हूँ सब कुछ, ताकि साइंस का डेवलपमेंट तुम्हें समझ में आ जाए और ये चीज तुम्हारे अंदर भी आ जानी चाहिए। जैसे कई बार बच्चों को लग जाता है कि हमें बहुत कुछ अचानक आ गया, ये हमें कुछ नहीं है। दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, ओपन माइंडेडनेस, एक्सेप्टेंस, ये तीनों चीजें तुम्हारे लिए मेंटली स्ट्रेंथ देंगी। ना तो तुम्हें बहुत ऊपर जाने देंगी कि तुम इतने ज्यादा मतलब नो डाउट घमंड में आ जाओ कि नहीं हमें बहुत कुछ आ गया। नहीं, मुझे भी अभी लर्निंग, मैं मानता हूँ कि 20 सालों को टीचिंग करते हुए कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो उस स्टेज पे भी ना आ जाओ कि तुम मान लो कि तुम्हें बहुत कुछ आता है, और वैसे भी ना मान लो डाउन अंडर की कुछ नहीं आएगा। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, ओपन माइंडेडनेस रखो, एक्सेप्टेंस रखो, कोई बात रिजेक्ट मत करो बिना किसी रीजन के। ये साइंटिस्ट के साथ भी था, तुम्हारे साथ भी चाहिए, इसलिए ये बात पढ़ाई जाती है। नॉर्मली मैं सीधी सीधी डेफिनेशन नहीं बताना चाहता, ना तुमसे एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन एक सब्जेक्ट की फील चाहिए। अगर हम ये फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर ठीक से पढ़ें तो इसको मैं तुम्हें इस ढंग से बताऊं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये सब जब हमने एक्सेप्ट, ये सब हमने जब ग्रास्प कर लिया तो फिर एक साइंटिफिक थ्योरी निकलती है। ठीक है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर दिमाग में रखो, क्योंकि तुमने वो ठीक से पढ़ा हुआ है ना, सो दिमाग में रखोगे ना तो अच्छे से तुम मेरी बातें समझ पाओगे। साइंटिफिक थ्योरी। तो तीसरी बात आती है साइंटिफिक थ्योरी। तो इसको हम कह सकते हैं लिमिटेड लॉज ऑफ नेचर। पहली बात तो कि कलेक्शन ऑफ लिमिटेड लॉज ऑफ नेचर है जिसमें इन टर्म्स ऑफ विच a natural phenomena can be described and understood. थ्योरी, कोई भी थ्योरी उठा ली हमने, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात करो अभी मैं, क्योंकि वो तुम्हें मालूम है। ठीक है, तो उसमें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर नेचर के लॉ के हिसाब से चल रहा है ना भाई, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस सब है ना, तो उसमें कुछ सेलेक्टेड, कुछ कलेक्शन, लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज लिए, ठीक है, उनको एक फेनोमेना को डिस्क्राइब किया। ये सिंपल सी एक थ्योरी हो जाती है। हर एक फील्ड के अलग अलग थ्योरीज हो जाती है, फंडामेंटल थ्योरी। तो थ्योरी का सिंपल सा इतना सा मतलब है, कुछ सेट ऑफ फंडामेंटल लिमिटेड लॉज, नेचर के लॉज, ये थ्योरी की डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है बेटा,
इसके बाद हम आते हैं, अब जो हमारा ये साइंस का कलेक्टिव वो है, मतलब ये कह सकते हो कि पूरी साइंस के बारे में जो मैंने बात अभी बोली। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स को ऑलमोस्ट, अगर मैं फिजिक्स की डेफिनेशन तुम्हें दूंगा, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल phenomena along with their manifestation in various fields। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि फिजिक्स एक्चुअली फंडामेंटल साइंस। फिजिक्स का स्कोप की आगे हम बात करें तो केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो बिना फिजिक्स की हेल्प के नहीं हो सकते थे। केमिस्ट्री में जैसे क्रिस्टलोग्राफी है, एक्सरे है, कैथोड रे ट्यूब्स हैं, ये सब डेवलप हुई तभी। केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग है, वो सब जो जानकारी हुई वो केमिस्ट्री की, फिजिक्स से डेवलप हुई। बायोलॉजी में माइक्रोस्कोप एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट, एक डॉक्टर के पास कितने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सारे फिजिक्स की देन है। तो फंडामेंटल साइंस में कह सकता हूँ, मतलब इसको मैं कलेक्टिवली एक बात बोल दूं अगर मैं, फंडामेंटल साइंस फिजिक्स ये हो जाता है। नॉर्मल वर्ड्स में बोलते हैं स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना along with the manifestation in various fields। ये हम फिजिक्स की डेफिनेशन देते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स का, मैंने जैसे पिछली क्लास में बात की थी, फिजिक्स एंड सोसाइटी या मैं कहूं वर्ल्ड। तो भाई जितने भी तरह के डिवाइसेस तुम अपने चारों तरफ देखते हो, जो भी टेक्नोलॉजी तुम अपने चारों तरफ देखते हो, वो सारी कहानी क्या है? सब फिजिक्स की देन है। कितनी सारी चीजें हैं, आज ऑनलाइन हम बात कर रहे हैं, प्लेनों में उड़ते हैं, डिफरेंट टाइप के कितने सारे डिवाइसेस चारों तरफ मौजूद हैं, सेकंडों में काम होते हैं, वो सब फिजिक्स का, नो डाउट, दोज ऑल आर द गिफ्ट ऑफ फिजिक्स, राइट। इतनी बात मैं तुम्हें इसमें यहां पर समझाता हूं कि फिजिक्स एग्जैक्टली इस तरह से होती है। आगे हम चलें तो इसमें जो चैप्टर में दिया है एनसीईआरटी में, उसके बारे में बात करते हैं। दो चीजें जो हमें समझनी है फिजिक्स में, जो हम स्टार्टिंग चैप्टर में जो दो बातें दी गई हैं, मैं उनका रीजन भी बताता हूं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करता हूं। एक बात तो है फंडामेंटल फोर्सेस, दूसरा है कंजर्वेशन लॉज। इन दोनों की बातें की गई हैं, पहले मैं इनकी बातें कर लेता हूं, फिर मैं आता हूं कि इनकी बातों क्यों डिस्कस किया गया। पहली बात, फंडामेंटल फोर्सेस। पूरे यूनिवर्स में 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशन, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा वीक फोर्सेस और चौथा न्यूक्लियर फोर्सेस। आगे तुम्हें जब तुम पढ़ोगे फोर्सेस के बारे में तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा
कोई भी फोर्स दुनिया में उठा लो, वो इन चारों में से किसी एक टाइप की जरूर है। ये चार फंडामेंटल। ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जानते ही पूरी यूनिवर्स पे एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह सकते हो, जैसे बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इतना 9-10 में तूने पढ़ा है। मॉलिक्यूल, एटम एटम से, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से जुड़ता है, वॉन डर वाल फोर्सेस, ऐसे कुछ बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तीसरा वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस एयर मॉलिक्यूल इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, सिमिलर टाइप मॉलिक्यूल्स इकट्ठे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनमें है, राइट। जैसे H2O कहोगे तो तुम उसमें ये कह सकते हो कि ये O, ये H, ये डिफरेंट टाइप के। अच्छा, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हैं या दो मेटल मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हैं, तो कुछ तो फोर्स है, कहीं थोड़ी सी वीकर है, स्ट्रॉन्गर है। चौथी है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर। अब इन चारों को स्टेप वाइज डिस्कस करता हूं। इस फोर्स की स्ट्रेंथ वाइज यहां मैं लिखता हूं, इसको ऊपर से मिटाता हूं, देखो मैं यहां पे शॉर्ट में समझोगे। टाइप ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस। ग्रेविटेशन का अगर हम रेंज वाइज जाएं तो रेंज वाइज ये ऐसे होता है। रेंज की बात करें, न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं न्यूक्लियस तक सीमित रहती है, 10⁻⁻15 मीटर, वहां तक बस। वीक फोर्स उससे ज्यादा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे ज्यादा, ग्रेविटेशन फोर्स का रेंज, अब तुम सोचो पूरा यूनिवर्स ग्रेविटेशन फोर्स पे चला तो रेंज तो कितनी है, अरबों खरबों मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर। स्ट्रेंथ की बात करें तो उल्टा मामला है, सबसे कम स्ट्रेंथ ग्रेविटेशन की। तुम्हें 1 न्यूटन ग्रेविटेशन फोर्स भी चाहिए तो बहुत सारा मास लाना पड़ेगा, और तुम्हें 1 न्यूटन न्यूक्लियर फोर्स चाहिए तो हो सकता है इतना मास लाना पड़े, 10⁻⁻20 या 200 ग्राम, बहुत कम मास चाहिए, उधर बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब तुम नेचर का, इसकी वैल्यूज मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ एक नेचर की वंडर देखो कि जिसको रेंज सबसे ज्यादा दी उसको स्ट्रेंथ सबसे कम दी है। नेचर ने कोई गलती नहीं की है, ग्रेविटेशन फोर्स को रेंज सबसे ज्यादा दी है लेकिन स्ट्रेंथ सबसे कम दी है। न्यूक्लियर फोर्स को रेंज सबसे कम दी है, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा दी है। हाँ, एटम बम बना लिया आदमी ने, वो गलती करी कि इस सबसे कम रेंज वाली जो फोर्स थी जिसके पास स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी उसकी रेंज बढ़ा दी, तो नेचर के लॉ के अगेंस्ट चल। ये साइंटिफिक अप्रोच तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब मिस्टीरियस साइंटिफिक अप्रोच। अभी सिर्फ इतना, ये फंडामेंटल फोर्सेस, इनका नंबर ऑफ नहीं बता रहा मैं, 10⁻16 15 वो सब किताबों में लिखा रहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात जो है वो पहली बात तो ये कि चार ही फोर्सेस, कोई फोर्स उठा दो दुनिया में तुम, नॉर्मल रिएक्शन, स्ट्रिंग टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, जो मर्जी बोलो, आई विल प्रूव कि वो चारों में से कोई एक है, और मैक्सिमम केसेस में तुम्हें ये मिलेगी और कुछ केसेस में ये मिलेगी। ग्रेविटेशन तो सीधी अपने ग्रेविटेशन फॉर्म में आती है, न्यूक्लियर फॉर्म में आती है। जैसे जैसे आगे तुम पढ़ोगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। अभी सिर्फ इतना कि नेचर का मिरेकल देखना है ताकि साइंस को फील कर सको कि हम क्यों बार बार कह रहे हैं लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर बड़े फैंटास्टिक। ग्रेविटेशन, न्यूक्लियर, एक्सट्रीमिटी कंपेयर कर रहा हूं, रेंज हाईएस्ट, स्ट्रेंथ लोएस्ट, ये नेचर के साथ। ये बात हुई फोर्सेस की, क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि तुम्हें एक बार इसकी फील है कि ऐसा है। पूरी फिजिक्स में चलेगा, पूरी फिजिक्स में दोनों साल, एलिमेंटल दोनों साल चलेगा। इसके बाद दूसरी, कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्यों पढ़ाए जाते हैं।
कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़ाने का जो पर्पज है, जैसे मैं बात कहूं तुमसे, आगे तुम पढ़ोगे, अभी तुम्हें कोई मतलब नहीं कि ये कंजर्वेशन क्या है, क्यों है, इससे मतलब नहीं है। चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज के बारे में तो मालूम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज होता है। दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तीसरा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। ये एक्चुअली का यूनिवर्सल लॉज है। ये क्यों पढ़ाए जाते हैं, इनके बारे में क्यों स्टार्टिंग में चर्चा की जा रही है। इसमें एक खास बात है साइंटिफिक। फॉर एग्जांपल, मैंने आज कोई एक्सपेरिमेंट किया, ये न्यूटन ने आज से 300-400 साल पहले एक्सपेरिमेंट किया था किसी जगह पर। ध्यान में दो बातें बोल रहा हूं, स्पेस और टाइम। स्पेस कुछ और था, टाइम भी कुछ और था। वही एक्सपेरिमेंट मैं आज करूंगा तो इन फंडामेंटल लॉज के बेसिस पे करूंगा, तो मेरा रिजल्ट वही आएगा जो न्यूटन का था। मैं आज यहां करूं, कोई दूसरा कहीं और करे, कभी और करे, तुम करो, वही आएगा। तो एक यूनिफिकेशन है साइंस में। जो नेचर के लॉज हैं वो बरसों से, सदियों से यूं के यूं है। सिस्टमैटिक पढ़ो, तरीके से पढ़ो, इस ढंग से पढ़ो, बेसिक बातों को दिमाग में रख के पढ़ो, तो यूनिफिकेशन रहेगा। आज भी वही है, कल भी वही रहेगा। हाँ, टेक्नोलॉजी जैसा मैंने कहा था तुमसे, बेसिक लॉज में कोई चेंज नहीं आएगा। तुम नई चीज बना सकते हो बेसिक लॉज से। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, किसी ने प्लेन बना दिया तो हो सकता है तुम कल को तुम अपनी 35-40 की एज में पहुंचो तो उड़ती हुई कारें बना लो, उड़ते हुए घर बना लो। प्लेन बनाना है, मजाक की बात नहीं, हो सकता है वो टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन चलेगी इन्हीं फंडामेंटल लॉज पर। ये तुम्हें स्टार्टिंग में इसलिए बताए जाते हैं ताकि एक सब्जेक्ट को लेके तुम्हें क्यूरियोसिटी आए कि एग्जैक्टली यही है क्या। बिल्कुल यही है, पूरी फिजिक्स में यही है, पूरी साइंस में इतना ही है कि जो फंडामेंटल बातें हैं उन्हीं के अराउंड हम घूमते रहते हैं। जो बेसिक बात है, इतना सा है इस फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट के चैप्टर में, और कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। फिर भी एडवाइजेबल है कि एक बार एनसीईआरटी को तुम रीड आउट करो। उसके अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं सीधा एक टेबुलर फॉर्म में लिख दूंगा और तुम मैच करा लेना उसको, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डायमेंशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।